खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। आज की इस खास शख्सियत मुलाकात में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज़ रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। कहते हैं कि मंजिल को पाने के लिए सीढ़ियां होती हैं और उन सीढ़ियों के बलबूते पर अगर कोई पीछे से अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो है आपकी पढ़ाई। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो कि परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम और उनका काम यही उनकी सब कुछ जुबानी है। संजय बियानी, बियानी ग्रुप्स ऑफ कॉलेज जयपुर। शख्सियत शिक्षा के क्षेत्र में, शख्सियत एडवोकेट, शख्सियत एक मनोवैज्ञानिक, जिसको कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर छात्रों के जीवन को बदलना, लेकिन अब राजनीति के दंगल में भी कहीं न कहीं अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। सर, सबसे पहले इस प्रोग्राम में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, संजय बियानी, बियानी ग्रुप्स ऑफ कॉलेज जयपुर। जी सर, नाम नहीं है, ब्रांड है सर, काम ही नाम है। थैंक यू। क्या सोचते हैं सर आप, कैसे सीढ़ियां पहुंचाई आपने? देखिए, जीवन में कोई भी काम करिए, अगर आपको कुछ नया काम करना है, नौकरी नहीं करनी और अपना कुछ सेटअप करना है, तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और मैंने ये संघर्ष किया। मुझे ध्यान है, जब मैं आज से 18 साल पहले विद्याधर नगर में पहली बार गया तो मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला, क्योंकि जिस जगह मैंने कॉलेज बनाने का सपना देखा वहाँ पूरे विद्याधर नगर का कचरा गिरा जाता था। ऐसी जगह जहाँ पर कोई लोग संघर्ष, जहाँ पर आपको संघर्ष मिलता है, जहाँ पर आपको सहयोग नहीं मिलता, जहाँ पर आपको विषम परिस्थिति मिलती है, मुझे लगता है वहीं संभावनाएं भी हुआ करती है। और मुझे वो संभावनाएं, मैंने उसे तराशी। और मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने हर साल एक कॉलेज फ्लॉट किए। और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर सका। आज जयपुर में 7 विमेन एम्पावरमेंट के लिए कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए, 7 कोएड कॉलेज भी एस्टेब्लिश किए। तो ये बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज जो 14 शानदार कॉलेजेस का एक ग्रुप बन गया है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर जब मेहरबान होता है तो मुझे लगता है कि वो शिक्षा के जगत में आपसे काम करवाता है, वो महिला सशक्तिकरण के लिए आपसे काम कराता है। तो निश्चित रूप से यात्रा तो संघर्ष में ही रही है, लेकिन मैंने बहुत सीखा और जो मैंने सीखा वही मेरी दौलत है। क्योंकि जो आप संघर्ष करते करते जो सीख जाते हैं, असल में आपकी दौलत वही हुआ करती है। लोग मुझे बोलते हैं कि दौलतमंद, पर मुझे नहीं लगता मैं दौलतमंद उस सेंस में हूँ। मुझे लगता है मैं दौलतमंद अनुभव के क्षेत्र में हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, मोटिवेशन और यूथ को एम्पावर करने के वे में हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है। सर, मोटिवेशन की आपने बात कही है। मोटिवेशन से आपने कई छात्राओं के जीवन को और उनसे प्रेरित होकर के कई लोगों ने आपको फॉलो किया है। जी सर, आप किसको फॉलो करते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपने बड़े भाई जो डॉक्टर राजीव बियानी है, और हम लोगों ने हमारी यात्रा लगभग 30 साल पहले साथ स्टार्ट की थी। तो मुझे लगता है कि मैं लक्ष्मण हूँ और मेरे बड़े भाई जो है वो राम है, और वो मुझे कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देते हैं और मैं उन्हें ही अपना गुरु भी मानता हूँ और उनको अपना आदर्श भी मानता हूँ और उनके सेवक के रूप में काम करता हूँ। सर, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में, जी, शिक्षा तो चलो सही सेकंड पायदान है। सबसे पहले आप चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, जी, एडवोकेट, जी, फिर शिक्षा, जी जी। अब राजनीति के दंगल में क्या नज़रिया है सर, क्या देखते हैं? क्यों आपने राजनीतिक सेक्टर को आप क्यों चुनना चाह रहे हैं, क्या बदलाव देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, मैं कुछ बनना कुछ चाहता था। मेरे पिताजी कुछ चाहते थे, क्योंकि वो खुद अकाउंटेंट रहे थे, तो उन्हें लगता था जीवन में सबसे बड़ा अचीवमेंट है किसी का चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना। मेरा तो उसमें रुचि नहीं थी, पर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती वो बनाया। जो मैं नहीं बनना चाहता था वो उन्होंने मुझसे बनाया। और उस समय तो कोई गिन के 5-10 चार्टर्ड अकाउंटेंट ही पूरे राजस्थान में होते थे क्वालिफाई, और ऐसे संघर्ष में यात्रा मेरी रही। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा मैं वास्तव में अकाउंट्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, कैलकुलेशन के लिए नहीं बना हूँ। मैं बेसिकली साइकोलॉजी और फिलोसॉफी के लिए बना हूँ।
मुझे लोगों से मिलना, लोगों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को मोटिवेट करना अच्छा लगता है। मैंने धीरे धीरे अपने आप को पहचाना और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद मैंने अपने आप को एक शिक्षक के रूप में तराशा और मुझे उसमें मज़ा भी आया और लोगों ने भी मेरे इस काम को पसंद किया। और अब ये करते करते मुझे लग रहा है कि मैं अब शिक्षा के क्षेत्र में, जब मैंने 30 साल यानी 10 साल मैंने कोचिंग में बच्चों को 12-12 घंटे पढ़ाकर और पिछले 17 साल में जो डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करके जो सीखा है, अब उससे मैं व्यवस्था परिवर्तन का कारण बनूं। और इसी कारण मैंने राजनीति में आना मुनासिब समझा, क्योंकि आज जब हम शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो सरकार का जो भ्रष्टाचार है, जो सरकार में जो करप्शन है, जो तानाशाही है, जो शिक्षा को लेके टीचर्स की जो स्थिति है वो बहुत विकट है। आज हर टीचर को अपनी स्थानांतरण कराने के लिए, ट्रांसफ़र कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। बताओ इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। उसे राशन कार्ड बनाने के लिए जाना पड़ता है। आज किसी कॉलेज को अगर एक प्राइवेट आदमी खोलता है तो उसको एनओसी देने के लिए सरकार के पास पैसे देने जाना पड़ता है। मुझे लगता है हम सरकार का काम कर रहे हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में अपनी खुद बिल्डिंगें बनाते हैं, उस पैसे का ब्याज देते हैं, बैंकों को ब्याज देते हैं, बच्चों को और पेरेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसके बावजूद भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो मुझे लगा कि अब सबसे अच्छा मैं अपने जीवन में कुछ कर सकता हूँ तो वो शिक्षा की व्यवस्था को बदलने का काम कर सकता हूँ। इसलिए मेरे को अगर पब्लिक सेवा का अवसर देती है तो मैं निश्चित रूप से ये करना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत काम करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी पूरी समझ शिक्षा को लेके है। और जितने भी बच्चे हैं, मैं उनके पेरेंट्स को आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में हर बच्चे को समझ सकता हूं और बहुत मदद कर सकता हूं। मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में हर यूथ को एम्पावर कर सकता हूं, उन्हें बता सकता हूं, उनकी काउंसलिंग कर सकता हूं, व्यवस्था परिवर्तन का काम कर सकता हूं, ऐसा मुझे लगता है। संजय जी, ना कांग्रेस ना बीजेपी, सीधी आम आदमी पार्टी, क्या तस्वीर नज़र आ रही है आपको? अच्छा सवाल पूछे, क्योंकि देखिए एक पार्टी जो 60 साल से चली आ रही है, 70 साल से चली आ रही है, बूढ़ी हो गई है साहब। बूढ़े बूढ़े लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। कोई अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता, कोई किसी को आने नहीं देना चाहता। बिल्डिंग ही बूढ़ी नहीं होती, आदमी बूढ़ा नहीं होता, पार्टियाँ भी बूढ़ी हो जाती हैं। मुझे लगता है मुझे जवान और यंग आदमी चाहिए जो नई सोच रखते हो। एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो जहाँ मैं जाकर कुछ परिवर्तन ला सकूँ, कुछ काम कर सकूँ। मुझे एमएलए बनने का शौक़ नहीं है, मेरे को व्यवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ पर आना है। और इसलिए मुझे लगा कि मेरे को व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक ऐसी पार्टी के पास जाना चाहिए जिसकी स्वतंत्र विचारधारा हो, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया हो। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिस आम आदमी पार्टी से मैंने जुड़ना मुनासिब समझा, वो इस समय संघर्ष के स्तर से गुजर रही है। दिल्ली में लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। 3 बार दिल्ली में सरकार बना दी और आज स्कूलों की स्थिति दिल्ली में पहली बार सुधरी है। पूरे हिंदुस्तान में जितनी स्कूल व्यवस्था है उसमें से आज भी पूछा जाए सबसे अच्छी स्कूल व्यवस्था कहाँ है तो दिल्ली में स्कूलों का स्तर बड़ा है, शिक्षा का स्तर बड़ा है। तो मुझे लगा कि मेरे को ऐसी पार्टी के साथ में जो यंग है, डायनामिज्म है जिसके अंदर, जहाँ पे मुझे काम करने का अवसर मिलेगा, मुझे उस पार्टी से हाथ मिलाना चाहिए। हम जीतेंगे हारेंगे ये तो पब्लिक के हाथ में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे को अवसर मिला सेवा का तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम कर सकता हूँ। विद्याधर नगर को बहुत ही शिक्षित और बहुत ही स्किल्ड एजुकेशन में मैं आगे ले जा सकता हूँ। संजय जी, आपकी बायोग्राफी में देख रहा था, मैंने एक चीज़ ये देखी है कि आपने जो चाहा है उसको पाया है जी। अब आपने चाह लिया कि मुझे आम आदमी पार्टी से लड़ना है जी जी जी, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि शायद विद्याधर नगर के भावी जो है, या मैं कह सकता हूँ कि भावी विधायक, आपका रूट में प्लान क्या है? देखिए, मैं जीतने के लिए कोई काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ कृष्ण को ध्यान में रखते हुए। जो काम करो उसको निष्काम कर, उसमें मुझे ये नहीं कि फल आज मिलेगा कल मिलेगा, पर कर्म ही फल होता है। आप अपने काम को शिद्दत से करिए, ये सोचे बिना कि फल आज मिलेगा कल मिलेगा कितना मिलेगा। मेरा यही काम करने का तरीका रहा है, इसलिए मैं तनाव लेता भी नहीं और मैं मस्ती से अपने काम को करने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं बिल्कुल गरीबी से साइकिल चलाकर अपने करियर को आरंभ किया और वो चलाते चलाते लोगों से मिलते मिलते मुझे लोगों से बहुत ही प्यार है, मोहब्बत है। मैं लोगों को विकास और बच्चों को बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ
और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी दौलत है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं बताई जा रही है। लोगों का व्यक्तित्व नहीं बदला जा रहा, उन्हें प्रेम नहीं सिखाया जा रहा, उन्हें घृणा सिखाई जा रही है, उन्हें द्वेष किया जा रहा है, उन्हें जातियों में बांटा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम किसी जाति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष को अगर हम उसको हरेश करेंगे, अगर उसके ऊपर हम कोई बात करेंगे या उसको उनसे हम दुर्भावना रखेंगे तो हम कोई आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता। सब मिलकर अगर हम चले तो हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। सब एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को सहयोग करें, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। पर मुझे अफसोस है राजस्थान में जातिवाद बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है जातिवाद नहीं, आदमी की पहचान उसके हिंदू मुसलमान या पुरुष और स्त्री होने से नहीं होनी चाहिए, उसकी काबिलियत के कारण उसकी पहचान होनी चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा, अगर राजस्थान वास्तव में विकसित देश बनना चाहता है, विकसित प्रदेश बनना चाहता है, तो हर राजस्थानी को एक इंसान को तवज्जो देनी पड़ेगी, जाति को छोड़ना पड़ेगा, जेंडर को छोड़ना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि जिस कैंडिडेट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके पास कितनी काबिलियत है। मैं उस दिन की दुआ करूँगा ईश्वर से जब हमें ये बेशकीमती और इम्पॉर्टेंट बात समझ आए। हाँ संजय जी, आखिरी सवाल करूँगा आपसे कि आपने हर चीज़ में गारंटी दी है। जी जी जी। शिक्षा के क्षेत्र में भी गारंटी दी है जी। वुमेन पावर को बढ़ाने के लिए आपने गारंटी दी है जी। जो बच्चे किसी कारणवश बैक में आ गए हैं या डिप्रेशन में आ गए हैं जी, तो आपने कई लोगों का डिप्रेशन भी कम किया, वहाँ पे भी आपने गारंटी दी है। अच्छा इस बार चुनावी मैदान में क्या गारंटी है? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि मैं गारंटी दे सकता हूँ हर पेरेंट्स को कि मैं आपके बच्चों की शिक्षा की गारंटी लेता हूँ, जैसे कि आम आदमी पार्टी लेती है। मुझे लगता है एक गरीब का बच्चा, एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा और एक अमीर का बच्चा जिनके पास समान दिमाग है, उन्हें शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। क्योंकि इस तरह से जब हम लोग बैठ के पढ़ने लगते हैं एक ही क्लास में, जहाँ पे रिक्शे वाले का बच्चा और करोड़पति का बच्चा दोनों एक साथ बैठते हैं, तो मुझे लगता है सोसाइटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। एक तो मेरी ये तमन्ना है, तो शिक्षा की गारंटी। एक दूसरा स्वास्थ्य की गारंटी। हर आदमी को डर लगता है भाई साहब, डर मरने का लगता है, डर बीमारी का लगता है, डर कोरोना का लगता है और इस डर से उसे मुक्ति मिलनी चाहिए। एक शानदार हेल्थ व्यवस्था, हेल्थ सिस्टम होना चाहिए जिससे वो सिक्योर फील करे। और इसके लिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो मोहल्ला क्लिनिक प्लान है वो बहुत ही अच्छा प्लान है। तो हेल्थ की गारंटी, शिक्षा की गारंटी। अब एक और मूलभूत बात आती है जिसके बारे में लोग कटाक्ष करते हैं कि साहब ये तो मुफ्त की रेवड़ियाँ दे रही है। मुझे बताओ, एक आदमी, एक रिक्शा वाला जो 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता है, उसकी हर खर्चे पे हम 18% GST ले लेते हैं। अगर उसे 3,000 रुपये का आपने टैक्स वसूला है और वो 3,000 रुपये 300 फ्री यूनिट के रूप में आप दे देते हैं, तो इसमें क्या बुराई है भला? उस गरीब आदमी जो 20,000 15,000 में अपने घर का खर्चा नहीं चला सकता, उसको अगर आपने 300 यूनिट फ्री दे दिए तो क्या बड़ा काम कर दिया, कौन सी रेवड़ी दे दी? तो मुझे लगता है कि इस छोटी मानसिकता को, जिसमें एक हम ये समझते हैं कि गरीब को सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए, गरीब भी खुश रहेगा तो उसका फ़ायदा अमीर को भी मिलेगा क्योंकि क्राइम कम होंगे। तो मुझे लगता है मूलभूत आवश्यकता है जिसमें पानी है, बिजली है, इस पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होना चाहिए, अमीर और गरीब का। तो मुझे नहीं लगता है ये कोई विलासिता की चीज़ है। विलासिता की चीज़ तो मोबाइल फ्री में दे रहे हैं, ये विलासिता की चीज़ है, ये बंद होने चाहिए। ये वोटों का कारण नहीं बनना चाहिए। आवश्यक और मूलभूत चीज़ें लोगों को दी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये 4 भी बहुत बड़ी बात है। वैसे तो और बहुत सारी बातें, पर ये 4 बातें भी अगर गारंटी, जिसके जो मूलभूत गारंटी है, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, 300 यूनिट बिजली है और इसके अलावा पानी और इसके अलावा जो व्यक्ति शहीद हो जाता है उसकी विधवा को 1 करोड़ रुपए दिया जाना बहुत मुनासिब और बहुत रीज़नेबल है। और मुझे लगता है हर जो सरकारी में जो प्राइवेट कर्मचारी है उनको फिक्स नौकरी देना, उनको परमानेंट नौकरी देना, ये भी एक बहुत आवश्यक है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल लगातार भ्रष्टाचार पर भी जो है वो तंज कस रहे हैं जी। भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया है जिसको लेकर के दिल्ली में रिपीट करे, पंजाब में सरकार बनाई जी, गुजरात में कुछ अंतर के वोटों से उनका डिफरेंस रहा जी, अब राजस्थान जी, MP जी, यानी कि 5 स्टेटों में चुनाव है जी, जी, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी दमखम के साथ उतरी है जी। राजस्थान में क्या है, आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा भ्रष्टाचार को लेकर? देखिए, राजस्थान में अगर सबसे बड़ी 2 समस्याएं बताएं तो एक तो है बेरोजगारी और दूसरा है भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी जहाँ से क्रांति से शुरू हुई
वहाँ पे उनका मैनिफेस्टो में मेन काम था अन्ना हजारे के बाद में भ्रष्टाचार को कम करना, और मुझे लगता है कि वो काम उन्होंने दिल्ली में किया। आज दिल्ली में अगर आप लोकल आदमी से बात करेंगे तो वहाँ करप्शन बहुत कम हुआ है, पर कोई व्यवस्था ऐसी नहीं होती कि तुरंत एकदम से सही हो जाती है, उसे एक अपना समय लगता है। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के क्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। आज भी वहाँ के विधायक सड़कों पर आकर काम करते हैं, धरातल पर रहते हैं। हमारे यहाँ के विधायकों को आप देख लीजिए कितना इन्वॉल्व होते हैं, कितना पब्लिक से मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे हर विधायक चाहे बारिश का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो पब्लिक के बीच में रहते हैं, और मुझे लगता है कि ये बड़ी ताकत है। हालांकि कोई भी व्यक्ति आज हिंदुस्तान में अपना बिजनेस सेटअप करता है तो उसे संघर्ष करना पड़ता है। आज आम आदमी पार्टी को बीजेपी से संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी है जो बहुत वृद्ध पार्टी है, 70 साल पुरानी पार्टी है, जिसके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे ईडी के अधिकारी उनके साथ में और बहुत सारे इनकम टैक्स के अधिकारी उनके साथ है। तो वो अपनी सत्ता का बेतहाशा उपयोग कर रही है और उससे आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरह से त्रस्त है। मुझे लगता है कि ये इनिशियल डे है इस पार्टी के। 10 साल में हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक पार्टी इतनी बड़ी रूप में खड़ी हो जाती है और राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। मुझे लगता है इस पार्टी का भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी अपने संघर्ष के रास्ते चल रही है, और मुझे लगता है पब्लिक का अगर समर्थन और सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से ये पार्टी बहुत जल्दी जो ये दोनों बड़ी पार्टी है उनको बराबर से टक्कर देगी। मैं आपका थोड़ा सा रोकना चाहूँगा कि आपने जो है वो आप क्षेत्र में आप घूमे हैं जी, तो आपने यहाँ की मूलभूत सुविधाएं क्या आपको लगा कि ये कमी है अब तक नहीं हो पाया? 70 साल में कांग्रेस आई, बीजेपी आई, कुछ नहीं किया। जो छूट गया है जी, वो आपने क्या ऐसे पॉइंट मार्क किए हैं जो आपके आने के बाद पूरे होंगे? देखिए, आज तक ना तो किसी बीजेपी ने किसी मैनिफेस्टो में या किसी समय गारंटी दी कि मैं आपके बच्चों को पढ़ाने की गारंटी देता हूँ, मैं आपको शानदार मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य सेवा बनाने की गारंटी देता हूँ। ये गारंटी शब्द पहली बार आम आदमी पार्टी लेकर आई है, और इन्हीं की नकल लगभग बीजेपी और कांग्रेस की हर मैनिफेस्टो में की जा रही है। आपने देखा होगा, चाहे अभी जितने भी कर्नाटक में भी मैनिफेस्टो बना वो मुफ्त बिजली पानी। भाई आप रेडियो की बात कर रहे थे तो मोदी जी आप क्यों कर मुफ्त रेडियो दे रहे हैं, या गांधी जी आप क्यों दे रहे हैं? तो ये जो है ये मूलभूत आवश्यकता है, इन्हें मुफ्त रेवड़ी कहना ठीक नहीं। हिंदुस्तान में गरीब और अमीर का खाई पाटने के लिए ये जो मूलभूत आवश्यकताओं का काम हम आगे लेके चल रहे हैं, ये बहुत आवश्यक काम है। तो मुझे लगता है कि गारंटी देना इस पार्टी का जो है फितरत है, और जो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए पंजाब में भी इतनी बहुमत से सरकार बनाई है, और पंजाब से लगता हुआ राजस्थान है। हम मानते हैं कि पिछले 1 साल से हमारे सबसे सीनियर लीडर जिन्होंने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया, मनीष सिसोदिया जी, उनको गिरफ्तार कर लिया। किसी आदमी ने बयान दे दिया, आपने गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह जी, किसी ने उनके बारे में बयान दे दिया, आपने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपके पास पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। पर मुझे लगता है ऐसे ही अगर दुनिया चलती तो हम कभी आज़ाद ही नहीं होते। कुछ तो सत्य प्रिवेल करता ही है, मतलब कुछ तो काम बोलता ही है। भगत सिंह बनेंगे अब आप? ईश्वर जो चाहता है। पर मुझे लगता है हमें सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें सेवा भाव होना चाहिए। और मैं तो देखो, सच में मेरे पास सब चीज़ें हैं, पर मुझे सेवा करना, मेरी इस उम्र, जब मैंने 50 साल की उम्र पूरी प्राप्त कर ली है, तो मैं चाहता हूँ कि अब इस 10-15 साल के अंदर मुझे पब्लिक की सेवा करनी चाहिए और मुझे अपने अनुभव का फ़ायदा सोसाइटी तक पहुँचाना चाहिए। यही सोचकर मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। तो आपने सुना हमारी शख्सियत से कि जिस तरीके से हमारी शख्सियत ने आपको जो है वो उनके विचार, उनके मन की बातें, उनके मन की जो गारंटियां थी वो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंची है। जिस तरीके से विद्याधर नगर में यदि पार्टी अगर मौका देती है तो ये वादे होने के साथ साथ गारंटी भी देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि गारंटी और वारंटी दोनों एक साथ नहीं मिलती है। लेकिन यदि संजय बियानी अगर मैदान में उतरते हैं तो गारंटी और वारंटी दोनों ही आपके साथ में है। जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ बदलाव किया है, एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में कई लोगों को राहत पहुंचाई है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये आम जनता को भी बेहतर राहत पहुंचाने का काम करेंगे। सुरेंद्र जी, मैंने विशेष रूप से वीमेंस के लिए, महिलाओं के लिए, माँ के लिए, बेटी के लिए बहुत काम किया है। तो मुझे लगता है कि नवरात्र का समय आ रहा है और मातृशक्ति जो है मुझे आशीर्वाद देगी, और डेफिनेटली मुझे लगता है आशीर्वाद और मुझे सद्भावनाओं में बहुत बिलीव है।
सो उस ताकत के आधार पर मैंने जो है विद्याधर नगर में आम आदमी पार्टी के रूप में अपना परचम लहराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, आज के इस खास मुलाकात में बस इतना ही। आगे और किसी खास मुद्दे को लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।